हाँ, सच सच नमन करता बस में से और फिर करा गुड बाय। सारे मजे में हो? हाँ, आज तो थोड़ी भीड़ आई भी है, पहले तो कल तो पता नहीं क्या। पेपर पहुंच गया तुम्हारे पास? वो पहुंच गई थी, सीट पहुंच गई थी? पहुंच गई ना? किसके पास नहीं पहुंची? 3 बंदों के पास। तू तो खड़े मत कर, थार तो अलाउड ही कौन है, तू तो नॉट अलाउड है। 3 है ना, उससे मिल लेना। क्या नाम है अपना? गोविंद से बात कर लेना, ठीक है? गोविंद तुम्हारा कोऑर्डिनेटर है, ठीक है? उससे बात कर लेना, वो दे देगा, ठीक है? चलो, तो फिर आज अपन केवल क्वेश्चंस करने वाले थे, है ना? क्योंकि चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, उसमें तो मैं क्या पढ़ाऊंगा तुमको नया? 50 क्वेश्चन आए, जिसमें तुम्हारी जीके आई है, केमिस्ट्री आई है और बायोलॉजी आई है ना, तो इसमें तो अपना तो कुछ है नहीं। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर बोलते चलना, मैं बस इसको पीडीएफ को लगवा देता हूं यहां पे, और क्वेश्चन नंबर बोलते चलना। वैसे लास्ट के कुछ क्वेश्चन तो अलग होंगे, वो है? अरे लास्ट में इसमें कुछ क्वेश्चन अलग कॉन्सेप्ट से होंगे। पूरा देखा है तुमने? पूरी देखी है एसएचएम वाली? लास्ट में कुछ क्वेश्चन अलग कॉन्सेप्ट से हैं क्या? मतलब कोई अपने लेवल के क्वेश्चन थे कि ज्यादा टफ थे? सही थे? तीनों शीट देख ली थी कि थर्मोडायनेमिक्स की भेजी थी मैंने और सॉलिड रिजिड की भेजी थी, तीनों देख ली थी, तीनों में सॉल्यूशन भी दिए थे, है ना? इंग्लिश हिंदी दोनों में थी, कोई दिक्कत नहीं थी ना? चलो, तो ये बढ़िया, कोई सॉल्यूशन में ये होता है थोड़ा सा आदमी को एक हिंट की जरूरत होती है कभी कभी। तो क्वेश्चन नंबर बोलते चलना, धीरे धीरे शुरू से स्टार्ट करेंगे ना, तो क्वेश्चन नंबर बोलते चलना। स्टार्ट करते चलो भाई। पहले से सबसे पहले क्या है उसमें टॉपिक क्या है मुझे पता नहीं है अभी। कितना टाइम लग जाएगा महाराज? चालू हो गई क्लास, अब वो क्या उससे ही काम चलेगा? कितने टाइम लगेगा फिर भी आइडिया? 3 मिनट, कोई बात नहीं, इतने मैं क्वेश्चन सुन लूंगा और यहां से कोई मोबाइल लेके देख लूंगा, मेरे से निकाल लेता हूं। हाँ जी, स्टार्टिंग में है इसमें सरल आवर्त गति में कला एवं विस्थापन। तो शुरू के 10 क्वेश्चनों में किसी को प्रॉब्लम हो तो हाथ खड़ा कर दो। अच्छा पहले तो ये बताओ, सही बताना घर जाकर किसने किया है, क्योंकि जिसने नहीं किया वो तो क्या ही पूछेगा, जिसने किए वो पूछ सकता है आराम से। पहले से 10वें क्वेश्चन में किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ यार। ये अब देखो, फिर तुम कहते हो हमको ये नहीं मिलती, वो नहीं मिलती, बुक नहीं मिलती, ये नहीं मिलती, तुम जाके करो तो सही यार, अब जो मिले उसको भी। तो पहले से 10वें में किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ। फिफ्थ नंबर। एक एसएचएम का आयाम 0.5 सेंटीमीटर, आवर्तकाल 0.4 सेकंड तथा प्रारंभिक कला π/2 है, तो एसएचएम की समीकरण क्या होगी? समीकरण बनाना अपन ने सिखाया था, याद हो तो। अब ध्यान देना, यह है कि एक एसएचएम का हमको क्वेश्चन दिया है, आयाम एम्पलीट्यूड कितना दे दिया 0.5 सेंटीमीटर, आवर्तकाल कितना दे दिया 0.4 सेकंड, और फाई कितना दिया है भाई π/2, ठीक है? यही दिया क्या? सिंपल सी बात, हम जानते हैं y बराबर a sin ओमेगा t प्लस फाई, क्योंकि कलांतर तो है ही, सही बात नहीं है क्या? अच्छा सिंपल सी चले, ये तो 0.5 हो ही गया। अब आ जाता है पर ओमेगा पर। ओमेगा क्या होता है भाई? 2π/t, t कितना है भाई 0.4, पॉइंट हटा दिया ऊपर 20 गया, 5π हो गया क्या ये? तो 0.5 साइन 5πt प्लस फाई। अब फाई कितना दिया है हमें π/2, कितना दिया है π/2। अब ध्यान देना इधर, किस नाम से है सर? ऊपर वाली
अच्छा आगे मैं यही बोलता हूं। हाँ तो 0.5 क्या हो गया 5 पाई टी प्लस 5, पाई कितना है पाई बाई 2 है, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। सी जो इसमें आंसर है वो गलत है, डी आंसर है। फिर क्या आंसर है डी, y इज इक्वल टू 0.5 कॉस 5 पाई टी, ठीक है ना। और पहले से 10वें में किसी का कोई ये तो उल्टी आ गई, रोटेट कैसे होगी, यहीं से होगी, हाथ से नहीं होगी रोटेट। नहीं होगी यार, रोटेट नहीं होगी, कोई बात नहीं। आगे बोलो, पहले से 10वें में किसी को प्रॉब्लम है कोई और नहीं है, नहीं, चलो आगे बढ़ो। 10वें से 20वें के बीच में किसी को प्रॉब्लम, 11वें से 20वें के बीच में 16 नंबर। एक कण की सरल आवर्त गति को निम्न विस्थापन फलन के द्वारा दर्शाया जाता है। xt बराबर a cos ओमेगा टी प्लस थीटा। यदि कण की प्रारंभिक स्थिति t बराबर 0 पर, स्थिति कितनी है 1 सेंटीमीटर, तथा इसका प्रारंभिक वेग v इनिशियल कितना है पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, तो इसका आयाम क्या होगा, हमसे एम्पलीट्यूड पूछा है। क्या पूछा है एम्पलीट्यूड। अब ध्यान देना, x बराबर इसने बोला है कि a cos ओमेगा टी प्लस थीटा। अरे इधर ध्यान गोविंद पूछा है तो इधर भी ध्यान दे। x बराबर a cos ओमेगा टी प्लस थीटा दिया है अपन को, ठीक है, और हमको बोल दिया कि t बराबर 0 पर x क्या है 1 है। t बराबर 0 पर मतलब a cos थीटा जो है वो क्या है 1। ये बात समझ आ गई। a cos थीटा क्या हो गया हमारे पास 1 हो गया। फिर कह रहा है कि इसका प्रारंभिक वेग पाई है, प्रारंभिक वेग पाई है, प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा साइन का क्या होता है, कॉस का क्या होता है माइनस का साइन। मतलब पहली चीज तो हमने कहा कि t बराबर 0 पर x बराबर कितना दिया है 1, t बराबर 0 रखो, a cos थीटा बराबर कितना दिया है 1। फिर हमको t बराबर 0 पर वेग भी दिया है, वेग कितना दिया है पाई। वेग निकालने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा भाई, मुझे अवकलन करना पड़ेगा। a ऐसे के ऐसे cos ओमेगा टी, ओमेगा कहां जाएगा भाई बाहर, cos का क्या हो जाएगा साइन माइनस का मतलब थीटा पाई वही भाई था। अब ये कहा इनिशियल, इनिशियल का अर्थ क्या हो गया यहां पर 0, vt कितना दे दिया हमको पाई माइनस का a ओमेगा साइन थीटा बराबर क्या दे दिया पाई दे दिया अपन को। यहां से साइन और कॉस की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू अपन यहां से निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और दोनों को जोड़ दें। ध्यान देना कॉस थीटा बराबर कितना आया 1/a, साइन थीटा बराबर क्या आया 1 माइनस का सॉरी पाई अपॉन a ओमेगा, यही आया अपने पास। साइन थीटा आ गया और कॉस थीटा आ गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करो, कितना होता है 1। जोड़ना जल्दी, इसको जल्दी जल्दी जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। इसने √2 दे रखा है जो सीधा, वो नहीं है। हाँ 2/a², यही आंसर है इसका। ऑप्शन गलत है इसमें चारों।
हाँ जी, एक तो ये कमेंट नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा इनको बड़ा करो, ये क्या बोलना चाह रहे हैं आज, इनको तो देखा ही नहीं आज। अब इनकी भी गलती नहीं है, इनके पास नहीं पहुंची। अब ये है, अब ये पूरे कमेंट बॉक्स में देखना, बस केवल डीपीपी चलेगी। अब मैं क्या बोलूं इनको, बताओ, कोई जवाब है मेरे पास? मैं ये कर सकता हूं, नमन, मनीष की तरह सच सच नमन। हाँ जी, अब मैं क्या बोलूं तो यार, बताओ मैं क्या कर सकता हूं? आगे बोलो भाई, इससे आगे बोलो तुम तो। 21 से 30 के बीच में कोई, 21 से 26 है, 19वां है, 19वां देखूं मैं। एक कण सरल आवर्त गति में घूम रहा है, ठीक है, घूमने दो। आयाम 4 सेंटीमीटर, आवर्तकाल 4 सेकंड है, मतलब π/2 हो गया, ठीक है, π/2 t, और इधर 4 sin π/2 t। इस कण को अधिकतम विस्थापन से आयाम की आधी दूरी तक, अधिकतम विस्थापन से आयाम की आधी दूरी मतलब x क्या हो गया, a/2 हो गया, तक आने में लगा समय। तो इसमें इसने cos ओमेगा t ले लिया, ये कहना चाह रहा है तू, क्यों लिया? हाँ हाँ, ये cos इसलिए ले रहा है क्योंकि अधिकतम विस्थापन से दूरी माप रहा है ये, और अधिकतम विस्थापन से कौन सा समीकरण स्टार्ट होता है? cos वाला। आगे 26 तक में किसी को प्रॉब्लम है? मतलब सरल आवर्त गति में विस्थापन जो है वो काम हो गया, कला विस्थापन का। फिर आ जाओ सरल आवर्त गति में वेग। नहीं यार, मैं बीच में मैं खुद टेस्ट करवाऊंगा। हाँ, वो तो मेरे फिर रास नहीं जम रहा। सरल आवर्त गति में वेग, आ जाओ भाई। सरल आवर्त गति, यार एक तो क्या है कि इन छोरों को भी करवाओ यार कुछ, इनका तो कर दिया अपन ने, इनका कुछ भला करो यार। अरे टेस्ट तो बाद की बात है, उन टेस्ट में फिजिक्स तो आवे ना, इन पर डीपीपी तो पहुंचे यार। अब ये आज पूरे दिन डीपीपी करेंगे मेरी क्लास में, अब फिर मेरे को छो चढ़े। अपने कितने टाइम लगेगा? हाँ जी, सरल आवर्त गति में वेग, इधर ध्यान दो जल्दी जल्दी। वेलोसिटी, सरल आवर्त गति में वेग, किसी ने क्वेश्चन किया हो तो 1 से 10 में जल्दी बता दो मुझे, कोई प्रॉब्लम है क्या? 1 से 10, 1 से 10, 1 से 10, कोई प्रॉब्लम है? 11 से 20, 11 से 20, अरे ऑनलाइन में आ जाएगी ये डीपीपी, आज यहां आ गई ना, अब यहां ऑनलाइन में आ जाएगी, अब मत करो इतने कमेंट। गुरुजी आपने सरल लोलक से पहले आयाम के लिए विस्थापन के 2 समीकरण बताए थे और पहला उसमें कट हो गया, तेरा वीडियो कट हो गया। कौन से बताए थे? किस चीज के बताए थे? अचानक ऐसे कैसे याद आया? कहां से बता रहा तू, क्या चीज पूछना चाह रहा है? आयाम के समीकरण कौन से बताए थे? साइन वाले बताए थे क्या? वो साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी वाले। सीधी ही नहीं हो रही, कोई बात नहीं, अपनी पहले की डीपीपी इसमें है। हाँ तो बस मैं उससे काम चला लूंगा, तुम तो छोड़ो, अब तुम छोड़ दो, मैं कर लूंगा। अब अभी कौन सी बनाई तुमने? अभी कौन सी बनाई? ये दोनों तो अभी बनाई है, आप वाली चाहिए ना? हाँ, जो मैंने कल परसों लगवाई थी, मतलब जब भी लास्ट लगवाई थी। आशीष सर पीडीएफ
ये रही 6 जनवरी 8 जनवरी आशीष सर। हाँ पैनल फाइल लिखा हुआ उसके बाद कोई बात नहीं, इसमें कर लेंगे अपन। उसमें क्या क्रम पता रहता है मेरे को, अभी इसमें ढूंढना पड़ेगा और कुछ नहीं। हाँ जी आगे 11 से 20 16वां देखूं 16 दो कण P व Q एक साथ मूल बिंदु से x अक्ष के अनुदिश सरल आवर्त गति प्रारंभ करते हैं। कर लेने दो। इनके आयाम समान है, कोई दिक्कत नहीं है। आयाम समान है परंतु आवर्तकाल क्रमशः 3 सेकंड व 6 सेकंड है। जब वे मिलते हैं P व Q के वेगों का अनुपात क्या होगा? अरे ए ओमेगा अधिकतम वेगों का अनुपात, ए कट गया, ओमेगा कर दो, खत्म बात। अच्छा इसने उल्टा दे रखा है, बस बात यह है आंसर 1:2 होगा इसका ना, ए बी नहीं होगा, ए होगा। देखो वीपी जो दे रखा है 3 सेकंड दे रखा है और वी क्यू जो दे रखा है 6 सेकंड दे रखा है, लेकिन इन्होंने सॉल्यूशन गलत कर रखा है ना, सॉल्यूशन में वीपी 6 ले रखा है, तो आंसर 1:2 होगा उसका, ऑप्शन ए। कोई और 20 तक में कोई और है? अरे हाँ हाँ आगे 21 से 30 में कोई, 21 से 27 में कोई नहीं है। सरल आवर्त गति में त्वरण पहले से 10वें में कोई? अब बहुत ब्रिलियंट बच्चे हो तुम तो यार, बताओ भाई साहब। 26 27 53 क्वेश्चन हो गए, इसमें 3 पूछा इन्होंने। पहले से 10वें में कोई? अच्छा पूरी डीपीपी में कौन सा ही है बता दो मुझे, तो मैं उसमें चल लूंगा यार, ऐसे मत करो क्योंकि समय बर्बाद हो रहा है, फिर मैं कोई टॉपिक स्टार्ट करूं उससे बढ़िया। तो सुरंग तो छोड़ दे, सिलेबस में नहीं है सुरंग, मैंने पढ़ाई भी नहीं, इसलिए मैंने कहा था भाई सुरंग वाला होता है, लेकिन मैंने सुरंग छोड़ दी फिर इसलिए, क्योंकि अपने सिलेबस में होती नहीं सुरंग। कोई और? सुरंग प्याले में गेंद की गति को छोड़ दो। कल में समय नहीं मिल पाएगा करने का। आज सुबह मिली है तुम्हें? किसको सुबह मिली है? गोविंद तू भाई इतना लेट क्यों? हाँ तेरी गलती नहीं भाई, मैंने तो गोविंद को क्लास से निकलते ही 2 मिनट बाद में भेज दिया था। तो, हाँ तुरंत 2 मिनट बाद ही, जैसे मैं फ्री हुआ मेरे को किसी ग्रुप में मैंने तुरंत भेज दिया। मैं इतना कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, मुझे पता तुम नहीं पूछोगे सवाल, छोड़ दो। हाँ आराम से 2 दिन का समय और दे रहा हूं मैं, 2 दिन बाद में फिर बात करूंगा मैं इसके बारे में, ठीक है? आराम से 2 दिन का समय और ले लो। आज का तारीख है 18, शनिवार को फिर बात करेंगे इस बारे में, तब तक तुम जो कर सकते हो कर लो, ठीक है? शनिवार को बात करेंगे। शनिवार को मैं तीनों ही चैप्टर के बारे में बात करूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता मैं। अब तीनों की तुम्हारे पास डीपीपी मिल गई, मैं तीनों ही चैप्टर के बारे में बात करूंगा शनिवार को। अब तो खुश हो, अब तो कर लोगे ना? तीनों ही चैप्टर की डीपीपी तुम्हारे पास है। शनिवार को तीनों में से जो भी होगा, पर देख लो इतना करना है, ऐसे नहीं करना है कि भाई तुम कहीं मामला हर एक बच्चा एक एक सवाल पूछे, वो अपन को केवल वो चीज पूछनी जो अपन से बिल्कुल ही ना हो रही है, ठीक है ना? तो शनिवार को करेंगे, और शनिवार को तुम कर लोगे तीनों चैप्टर, तो उसके बाद में फिर तुम्हें कह देना गुरुजी 2 दिन का समय दे दो, 3 दिन का समय दे दो। वैसे संडे को टेस्ट होगा, फिजिक्स आ भी जाएगी ऐसे कह रहे हैं ये, लेकिन अब मैं ऑफलाइन टेस्ट लूंगा, है ना? तो इसलिए मैं या तो मैं इस वीक में ले लेता, अगर आज तुम कर लेते तो मैं इस वीक में ले लेता, मैंने ठीक है, लेकिन तुम शनिवार को डाउट पूछ लेना, उसके बाद अरे यार मेरी सुन लो यार, शनिवार को डाउट पूछ लेना, उसके बाद में तुम 2 दिन 3 दिन जब कहोगे कि साहब 2 दिन 3 दिन का समय दे दो हमको तैयारी करने का, तो उस समय के बाद में फिर अपन टेस्ट ले लेंगे, ठीक है ना? चलो नया टॉपिक स्टार्ट करो, तरंगे। इतनी मेहनत करवाई इनसे बेचारों से, सवाल तुमने एक नहीं पूछा। अपने एक बार सिलेबस निकालना, सिलेबस था ना एक बार किसी के पास? नहीं मत दो, ये पास। हाँ जी इधर ध्यान दो भाई,
अपने फिजिक्स में पहला टॉपिक दृढ़ पिंड गतिकी हो चुका है, दूसरा ऊष्मा गतिकी हो चुका है, तीसरा दोलन हो चुका है। ठीक है ना, 3 टॉपिक हो चुके हैं, मतलब 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। सिंपल सी बात, 33 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे तरंगों के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? तरंगों के बारे में। अब एक्चुअल में देखा जाए तो इस तरंगों में सिलेबस में केवल दे रखा है तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत और डॉपलर प्रभाव। अब मेरी बात को सुनते रहना, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत और डॉपलर प्रभाव, इस तरंग को जब मैं पढ़ाऊंगा तो इसी में हमारी व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण की बात मैं कर जाऊंगा। ये कहां से आया? प्रकाशिकी। कहां से आया? तुम्हें पता हो तो इसमें जो ऑप्टिक्स दे रखी है उसमें ना तो इन्होंने प्रॉपर रे दे रखी है, ना ही हमारी जो मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो दे रखा है। सही बात नहीं क्या? तो बात को सुनते रहना। इसमें जो प्रकाशिकी में दे रखा है केवल माइक्रोस्कोप एवं टेलीस्कोप दे रखा है। अब क्या करते हैं लोग, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप को पढ़ाने के लिए पूरी ऑप्टिक्स पढ़ा देते हैं, पूरी रे ऑप्टिक्स पढ़ा देते हैं। रे ऑप्टिक्स जानते हो इसमें क्या क्या पढ़ते हैं अपन? परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, दर्पण, लेंस, मतलब क्या नाम है इसका, वर्ण विक्षेपण, इंद्रधनुष, फलाना ढींगना, दर्पण, ये इतना सब कुछ मैं नहीं पढ़ाऊंगा, पहले कह दूं मैं, क्योंकि मैं टू द पॉइंट चलने वाला आदमी हूं। तो जिसकी जहां जरूरत पड़ेगी, जैसे अब तक अपन ने किया है, जैसे इसमें दृढ़ पिंड गति की पढ़ाने से पहले भी लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने देखा है कि कई जगह आसपास कि पढ़ाना दृढ़ पिंड गति की, पर उससे पहले फिजिक्स स्टार्ट करिए मात्रक एवं मापन से, मात्रक विमा से, कि यहां से पढ़ाई जाए कि बेसिक तो मजबूत करें। अरे बेसिक जो जहां पर आएगा उसको वहां पढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी पढ़ाना है तो उसके लिए केवल और केवल जब मुझे पता है कि इसमें कौन सा लेंस लगेगा, कौन सा दर्पण लगेगा, मैं उसके बारे में अपने आप वहीं पर बता दूंगा। इसके लिए मैं पूरा परावर्तन, अपवर्तन ये सब कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण विवर्तन तो दोनों जो तरंग में पढ़ोगे और वही प्रकाश में पढ़ोगे, कोई अलग तो चीज है नहीं इसमें, चाहे वो वेव ऑप्टिक्स हो चाहे वेव हो, सेम चीज। ध्रुवण अलग हो जाएगा क्योंकि यहां पर एक्चुअल में यहां ये जो तरंग देता है 11th में, ये साउंड वेव्स के बारे में ज्यादा बात करता है। किसके बारे में बात करता है? और साउंड में, क्योंकि साउंड की जो नेचर होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल होता है, अनुदैर्घ्य होता है, और लाइट का जो नेचर होता है वो ट्रांसवर्स होता है, अनुप्रस्थ होता है। तो जो ध्रुवण है वो केवल ट्रांसवर्स वेव में हो सकता है, मतलब प्रकाश में हो सकता है, ध्वनि में नहीं हो सकता। तो इसीलिए ध्रुवण अलग हो जाता है। एक ध्रुवण मापी तो ध्रुवण के साथ ही हो जाती है, ठीक है। तो इस तरंग वाले चैप्टर को मैं शिफ्ट कर रहा हूं कहां पर? प्रकाशिकी में। कहां शिफ्ट कर रहा हूं भाई? क्योंकि डॉपलर प्रभाव प्रकाश में भी होता है, पता है ये बात? डॉपलर प्रभाव प्रकाश में भी होता है और ध्वनि में भी होता है, सेम होता है, कोई अलग चीज इसमें कोई खास होती नहीं है। तो इस पूरे चैप्टर को मैंने कहां शिफ्ट कर दिया भाई साहब? ऑप्टिक्स में, क्योंकि ये उसी के अंदर निहित है। वो जब चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उस चैप्टर में जो पढ़ेंगे उसी में ये अपने आप आ जाएगा, उसी में ये अपने आप आ जाएगा। इसलिए चैप्टर को कर दिया गया है स्किप। समझ गए बात को? तो फिर कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन? इलेक्ट्रोस्टैटिक। कौन सा पढ़ रहे हैं भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक। टॉपिक का नाम डाल लो इलेक्ट्रोस्टैटिक। अच्छा, एक कई क्या बच्चे कई जा उसमें ये मत पढ़ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक में ना अपने को पोटेंशियल दिया है, ना ही अपन को पोटेंशियल एनर्जी दिया है, ना ही कैपेसिटर दिया है, ठीक है ना। अपन पढ़ते थे ना 12th में, ये सब कुछ नहीं दिया है। केवल इसमें 4 क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से। पहला क्वेश्चन बनता है कूलाम के नियम से, दूसरा क्वेश्चन बनता है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड से, तीसरा बनता है गाउस के नियम से, चौथा फ्लक्स मिला के बन जाता है, ठीक है। किरचॉफ तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में मेरे भ्राता, ये तो इलेक्ट्रोस्टेट है, यहां आवेश स्थिर रहेगा, गति नहीं करेगा। लिखो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक और जो भी अब, अच्छा मैं एक चीज बता दूं, ये कह रहा है सब छोड़ दो कुछ मत कराओ। बेवकूफ, वो तो छोड़ रहे हैं क्या अपन? वो उसी में निहित है। इनको क्या कि 11वीं 12वीं पढ़ी नहीं तरीके से, ये लॉकडाउन का साथी तो नहीं है कहीं। हाँ जी, इधर ध्यान दो। अब मैं एक चीज क्लेरिफाई कर दूं, तुम में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो नए जुड़े थे, जो बाद में जुड़े हैं? कुछ ऐसे बच्चे होंगे, इन्होंने अब तक जो पढ़ा वो अलग चीज है। इलेक्ट्रोस्टैटिक बिल्कुल नई चीज है, पहली बार भी पढ़ रहे हो
तो भी तरीके से पढ़ना, भूल गए होंगे मुझे पता है, और ऑनलाइन में भी कह दूं मैं कि भाई साहब अब जो नया चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका पीछे के से इतना लेना देना नहीं रहेगा, सब कुछ नए तरीके से पढ़ेंगे। तो नया समझकर, अब तक भी जिसका पीछा छूट गया ना कि भाई पीछे कुछ छूट गया मेरा, मैं आधा नहीं पढ़ा था आधा, अब जो नए से स्टार्ट कर रहे हैं इसको जोड़े रखना, क्योंकि ये और करंट इलेक्ट्रिसिटी दोनों साथ में तरीके से बढ़िया तुमको 7-8 क्वेश्चन का मैटर देकर जाएगी, ठीक है ना। तो टॉपिक डाल लो इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्थिर वैद्युतिकी, हाँ इसमें गॉस लॉ है भाई साहब, सुनना बात को, अब बात को सुनते चलना शांति से। सबसे पहली चीज यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना, वो दो शब्दों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन प्लस स्टैटिक, इलेक्ट्रॉन प्लस स्टैटिक, इलेक्ट्रॉन प्लस स्टैटिक। इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका मीन यहां पर किसी आवेश से है, चार्ज से है, किससे है भाई, और स्टैटिक का अर्थ क्या होता है, स्थिर। क्या अर्थ होता है भाई, स्थिर। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें स्थिर आवेश, रेस्ट चार्ज का अध्ययन किया जाता है, उसके अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है, स्थिर वैद्युतिकी। ये बात सबको समझ आ गई, ठीक है। तो पहले यही लाइन लिखनी है, हाँ सर मैंने आज ही ज्वाइन किया, तो आज बिल्कुल सही टाइम पे ज्वाइन किया भाई साहब तूने, प्रतिज्ञा कुमारी, बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल ऐसा जो जिसका पुराने से कोई लेना देना नहीं है। लिखना भाई लाइन को, इसको ऐसे कैसे बना लेना और फिर लिखना, भौतिक विज्ञान की वह शाखा भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, गुरुजी एम्पलीट्यूड के लिए साइन और कॉस वाले के क्वेश्चन इक्वेशन बता दो, y बराबर a साइन ओमेगा टी, y बराबर a कॉस ओमेगा टी, इसमें क्या बताऊं मैं, अधिकतम विस्थापन से स्टार्ट हो रहा है तो कॉस ले लेना, अगर माध्य स्थिति से स्टार्ट हो रहा है तो साइन ले लेना। हाँ जी, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश एवं उसके अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है, तथा एक लड़का एक लड़की सामान सड़कों चित्रकारी जाते हैं कि लड़का छड़के भरे करेटा 4 बाग उठा रहा है, ये दिल लड़का चाँद के ऊपर हो तब, क्या पूछना चाह रहा था ये, सर व्यक्ति तथा एक लड़का एक सामान, पता नहीं क्या बोला, शेखर, मनीष तेरा दोस्त शेखर तेरे को याद कर रहा है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश एवं उसके अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है, एवं उसके अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? आगे बढ़ो। अब यहां सबसे पहली चीज आई आवेश। क्या है भाई? आवेश। आवेश क्या होता है, चार्ज क्या होता है? तो देखो बहुत बचपन में अपन क्या करते थे, स्केल जो होता है ना, स्केल, स्केल जानते हो ना, फुटा, फुटा। अच्छा फुटा, फुटा, फुटा की जो वो होती थी साइज, वो क्या होती थी? अरे वो अध फुटा होता है, वो फुटा नहीं होता। अपन क्या, वो 15 सेंट, ये देखिए अध फुटा है ये, हाँ ये फुटा नहीं है, ये अपन जो लेते हैं ना ये अध फुटा है बेचारा,
आधा फुट का है ये, 1 फुट का नहीं है, क्योंकि 1 फुट कितना होता है 30.48 सेंटीमीटर, ये 15 का है बेचारा, तो अध फुटा है ये फूटा नहीं। तो स्केल से अपन क्या करते थे, यूं अगर अपन इसको यूं रगड़े बाल के और हल्के कागज के टुकड़े चिपकाए तो चिपक जाते थे क्या? होता था भाई? आकर्षण महसूस होता था? होता नहीं होता? ये किसकी वजह से हो रहा है? आवेश की वजह से होता है। तो आवेश क्या है? नॉर्मल भाषा में हम आवेश क्या समझते हैं? ये कह रहा वस्तु को आकर्षित करना। अरे डट जा। आवेश क्या होता है नॉर्मल भाषा में? अपन क्या कहते थे कि नॉर्मल भाषा में आवेश कहां से आता है? केमिस्ट्री तो अपन सबको पसंदीदा होती है अपनी, और केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, जैसे मैं कहूं सोडियम है, सोडियम जो है उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 11। न्यूक्लियर फिजिक्स में भी अपन पढ़ेंगे कि जैसे सोडियम है उसका परमाणु क्रमांक कितना है? 11। सामान्य अवस्था में परमाणु क्रमांक के बराबर ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, मतलब प्रोटॉन तो समान होता ही है, इलेक्ट्रॉन भी किसके समान होता है? परमाणु क्रमांक के समान। क्लोरीन का कितना होता है भाई साहब? 17। सबको पता है। अब मैं तुमको केमिस्ट्री तो पढ़ाऊंगा नहीं, मैं बता देता हूं बस कि पहले ये कहा गया कि भाई साहब नील्स बोहर बेरी का नियम आया था कि 2, 8, 18, 32 भरो, यही कहा था ना उसने तो, 2n²। अरे कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताया था ना उसने। कोश, उपकोश, कक्षक जानते हो ना? हाँ, पर भाई साहब ये एक्चुअल में सत्य है क्या? नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री अपवाद का नाम है। एक्चुअल में 2, 8, 8, 18, 18, 32 अपूर्ण, यही होता है। पहले कोश में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, 18, 32। तो इसके कोश भरते हैं अपन। पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे जल्दी बताओ? 2। दूसरे में 8, 2 और 8 कितने हो गए? 10। तीसरे कोश में कितने भरे जाएंगे? 1 भर दिया। यहां आ जाओ, पहले में कितने भरोगे भाई? 2। दूसरे में 2 और 8 कितने हो गए? 10। बचे कितने? 7। हर कोई तत्व चाहता है कि वह स्थायी हो जाए। हर कोई चाहता है कि भाई मैं स्थायी हो जाऊं, लाइफ में सेटल हो जाऊं, स्टेबल बन जाऊं। सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं है? तो उसके घर में जितने भी कोने हैं, दिल के जो कोने हैं वो भर जाने चाहिए। सीधी सी बात यह है। वो अपूर्ण रहेंगे तो वो स्थायी हो पाएगा क्या? नहीं। अब इसके पास भाई साहब इस बाह्य कक्ष को पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है? 1 की। और इसको कितनी जरूरत है? 7 की। इसको कितने की नीड है? 1 की। सही बात है कि नहीं? अब ये बताओ 7 लाना या 1 दे देना क्या आसान है? 7 में तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। सही बात नहीं है क्या? तो तू ले जा, सही बात नहीं, तू खुश रहे। जब कोई तो खुश रहे सह लेंगे हम तो थोड़ा सा और। इसको 1 चाहिए, इसने क्या किया? इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। इसका भी बाह्य कक्ष पूर्ण, इसका भी बाह्य कक्ष पूर्ण, दोनों खुश। सही बात नहीं क्या? दोनों खुश। इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर क्या आ गया? और इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पर क्या आ गया? यही तो आवेश बता रहे हैं अपन। तो एक्चुअल में हम बेसिक भाषा में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता। एफिशिएंसी और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके कारण होते हैं? आवेश उनसे उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता के कारण क्या उत्पन्न होता है भाई? आवेश। ये बात सबको समझ आ गई? बेसिकली अपन यही पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता के कारण। लेकिन अब एक चीज और, यहां हमने बात करी स्थिर आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टेट में होता है। तो ये याद रखना, स्थिर आवेश जो होता है ना, रेस्ट चार्ज, वो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है भाई? ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है। गतिशील आवेश होता है ना, मूविंग चार्ज,
वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उत्पन्न करता ही है, साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। और त्वरित आवेश एक्सेलरेटेड चार्ज वो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और साथ में विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न करता है। EMW क्या उत्पन्न करता है? EMW। एक्चुअल में आवेश जो है ना वही पूरी क्लास 12th है। आवेश ही क्या है? पूरी क्लास 12th है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब स्थिर आवेश, करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी आ गई, उसमें भी गतिमान आवेश रहता है। फिर मैं कहूं बात मैग्नेटिज्म, उसमें भी चुंबकत्व पढ़ते हैं अपन, वो भी गतिशील आवेश, AC तक गतिशील आवेश है, वहां तक तो मामला क्या हो गया ये। फिर उसके बाद मैं कहता हूं कि ऑप्टिक्स पढ़ते हैं अपन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं, यहां पर भी क्या है? आवेश की बात हो रही है। फिर मैं कहूं न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स में तो सीधी सी बात आवेश इलेक्ट्रॉन का लेना देना यही चल रहा है, ठीक है। तो पूरी 12th जो है एक्चुअल में वो आवेश पर डिपेंडेंट है। किस पर डिपेंडेंट है भाई? आवेश पर। तो हमने कहा कि स्थिर आवेश जो है वो केवल क्या उत्पन्न करता है भाई साहब? विद्युत क्षेत्र। गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। और त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय और साथ में विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है। तो आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ विद्युतीय या चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। यह व्यवहार क्या है? आकर्षण या प्रतिकर्षण का। यह व्यवहार क्या है? आकर्षण का या प्रतिकर्षण का। भैया तो आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षण करेगा। सबको बात समझ आ गई? अरे हाँ ना बोलोगे? अच्छा चलो दूसरी बात, अभी समझ रहे हैं केवल आज, है ना। फिर मैं बात करूं कि आवेश जो होता है, अगर मैं बात करूं, हम ये कहते हैं कि समान आवेश जो है, समान आवेश वो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं भाई? असमान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो फिर ये बताओ कि आवेश का मुख्य गुण आकर्षण है या प्रतिकर्षण? आवेश का मुख्य गुण आकर्षण है या प्रतिकर्षण? प्रतिकर्षण। कैसे? देखो मैंने कहा लाइक चार्ज होते हैं, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। रिपेल करते हैं कि नहीं करते? मैं कहूं अपोजिट चार्ज होंगे, अनलाइक चार्ज होंगे, वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। फिर मैंने कहा इनमें ये बताओ कि रिपल्शन या अट्रैक्शन दोनों में से मेन प्रॉपर्टी कौन सी है चार्ज की? रिपल्शन होती है। कौन सी होती है? रिपल्शन। लेकिन क्यों होती है? क्योंकि सुनना बात को, क्योंकि अट्रैक्शन जो होता है ना वो एक चार्ज्ड और अनचार्ज्ड, आवेशित और अनावेशित दोनों वस्तुओं के बीच में हो सकता है। एक वस्तु आवेशित है, एक अनावेशित है, इनके मध्य भी क्या हो सकता है भाई? आकर्षण। इनके मध्य भी क्या हो सकता है भाई साहब? आकर्षण। लेकिन प्रतिकर्षण नहीं हो सकता। तो अगर मान लो एक मैंने कह दिया एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज मान लिया मैंने, इसके पास मुझे क्या पता कि नेगेटिव है या अनचार्ज है? सही बात नहीं है क्या? सही बात है कि नहीं? लेकिन अगर एक पॉजिटिव है तो मुझे पता होगा रिपल्शन हो रहा है, तो वहां पर दूसरा निश्चित ही क्या होगा भाई साहब? पॉजिटिव। सही बात है कि नहीं? इसलिए मुख्य गुण क्या है? रिपल्शन। बात समझ गए? तो आवेश टॉपिक डाल लो इसमें अब, और आवेश की परिभाषा लिखो एक बार पहले। लिखना आवेश चार्ज आवेश पदार्थ का वह गुण है आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण, सर नया टॉपिक कब शुरू होगा?
मार डाला। आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ विद्युतीय या चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है, जिसके कारण पदार्थ विद्युतीय या चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। और फिर ये लिखना है ऐसे कैसे, रेस्ट चार्ज ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, मूविंग चार्ज E प्लस मैग्नेटिक फील्ड, एक्सेलरेटेड चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। किनमें? वो तो ग्रेविटेशनल में भी होता है, ग्रेविटेशनल में केवल अट्रैक्शन ही होता है। ग्रेविटेशन में कभी रिपल्शन होता है क्या? बस कई सारे फोर्सेस में केवल अट्रैक्शन ही होता है, कोहेसिव एडेसिव केवल अट्रैक्शन। लेकिन फोर फंडामेंटल अगर फोर्स की बात करें तो चार फंडामेंटल फोर्स कौन से पता है तुम्हें? प्रकृति में चार मूलभूत बल कौन कौन से होते हैं पता है क्या? कौन कौन से हैं? सबसे प्रबल स्ट्रॉन्ग तो कौन सा है? नाभिकीय। सबसे कमजोर कौन सा है? ग्रेविटेशनल। तीसरा नंबर का वीक फोर्स, दुर्बल बल। नाम सुना है दुर्बल बल? कहां काम करता है? रेडियो एक्टिविटी में, याद है क्या? पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी, पढ़, रेडियो एक्टिविटी में काम करता है। और चौथा कौन सा है? विद्युत चुंबकीय बल। तो विद्युत बल तो अपन पढ़ेंगे, चुंबकीय बल अपन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि सिलेबस में नहीं है। गुरुत्वाकर्षण अपने सिलेबस में नहीं है। न्यूक्लियर फोर्स अपन पढ़ेंगे, न्यूक्लियर वीक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ेंगे। ठीक है, ये लिख लिया सबने? अब लिखो अगली लाइन। इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता आवेश को प्रदर्शित करती है। इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता आवेश को प्रदर्शित करती है। इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता आवेश को प्रदर्शित करती है। ठीक है, ये हमको पता है कैसे। अब ध्यान देते रहना जरा। आवेश जो होता है वो कितने प्रकार का होता है भाई? दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला कौन सा है? धनावेश, दूसरा ऋणावेश। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ये किसकी वजह से आता है? इलेक्ट्रॉन की, अगर पदार्थ के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या अधिकता होगी तब आएगा धनावेश। इलेक्ट्रॉन की,
अरे इलेक्ट्रॉन त्यागेगा लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, अधिक है। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन के सिंपल ज्यादा, ये लो, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। और ऋणावेश क्या करता है भाई साहब, ऋणावेश कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं तो धनावेश और ऋणावेश आते हैं। लिख लो इसको ऐसे कैसे। सर हिंदी में भी लिख दिया, हिंदी में बोल रहा हूं ना मेरे भ्राता, लगातार हिंदी में ही बोल रहा हूं केवल। तो ये सोच इंग्लिश वाले बेचारे हिंदी समझ रहे हैं मेरी, उनको केवल लिख के तो दे रहा हूं मैं, जो भी इतनी बुरी राइटिंग में। और मेरी तो स्पेलिंग भी कभी कभी गलत हो जाती है, पर काम चला देता हूं मैं, पता नहीं चलने देता। जैसे मान लो कभी मुझे कोई स्पेलिंग नहीं आ रही तो मैं क्या करता हूं, फिर मैं, यही होता अंग्रेजी का, ये सबसे बड़ा फायदा है। जब हम कॉलेज में थे और कई बार ऐसा होता भाई पेपर में कुछ समझ नहीं आ रहा, अब क्या करें, लिखना अंग्रेजी में होता। तो हमारा तो एक दोस्त था हेमू, वो क्या करता था कि उस क्वेश्चन चल रहा है, उसमें क्वेश्चन में जैसे 2 लाइन तो उसने लिख दी कुछ भी बढ़िया, उसके बाद में करा कुड़ियन तेरे कुड़ियों तेरे ब्राउन रंग तेरे, यूं ही चल रहा है उसका, बस बीच में पंजाबी गाना चल रहा है पर इंग्लिश में। यह एक हमारा दोस्त था चोचो, वो क्या करता था, मतलब उसका नाम दीपक अग्रवाल है वैसे, उसको हम चोचो कहते थे। तो उससे मैंने एक बार ऐसे 5th सेम में मिड टर्म चल रहे थे हमारे, तो मैंने उसको कहा, मैंने यार एक सवाल बता दे भाई। अब मैं क्या अपन तो मस्ती में, मैं बता दे। तो कह रहा यार भाई देख 3 सवाल थे उसमें, तो कह रहा क्या रे 2 तो मेरे को नहीं आते, पर एक क्या मैं सुबह ही पढ़ के आया था, ये तू देख ले। अब मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैंने 2 मैं बिना देखे उसको, मतलब बिना पढ़े बस मैं तो यूं टप चल रहा है। अब मैंने 2 लाइन बाद देख लिया, एक बार फिर पढ़ तो लूं क्या लिखा है। तो उसमें कुछ डिवाइस पूछ रहा था वो ना, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर था, कुछ डिवाइस पूछा था, मुझे याद थी क्या डिवाइस था। तो उसने क्या लिखा उसमें, तुम सुनना एक बार। डिवाइस इज ए डिवाइस बिकॉज इट्स कॉल्ड डिवाइस, सो इट इज वेरी यूजफुल डिवाइस, सो वी यूज दिस डिवाइस। बोले कि अंग्रेजी लिख रहे तो कुछ भी लिखेगा। मैंने कहा कि तू क्या लिख रहा है ये, वो उसको अच्छे से याद और है, पढ़ के आया सुबह। ये लिख लिया क्या तुमने? हाँ। अब ध्यान देना, आवेश की बेसिक प्रॉपर्टीज। नॉर्मली आवेश जो है वो अभी अगर आगे पढ़ेंगे, लेकिन अपन नॉर्मली आवेश क्या पढ़ते हैं, आवेश नॉर्मली अपन कहते हैं कि धारा बराबर क्या होता है, विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटा समय। यही कहते हैं क्या, आवेश बटा समय। तो आवेश बराबर अपन ने क्या कहा, धारा इंटू समय, यही कहा क्या। चार्ज इज इक्वल्स टू क्या, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। तो हमने कहा चार्ज इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक करंट इंटू टाइम, ठीक है। अब ध्यान देना, राशि कैसी है, ये विद्युत धारा मूल राशि होती है, समय भी मूल राशि होती है, फंडामेंटल दोनों साथ मूल राशि अपनी होती है, उनमें है। और मूल राशियां जो होती हैं, उन मूल राशियों को, उन मूल राशियों को अगर मैं बात करूं तो मूल राशियां सारी कैसी होती है, अदिश होती है, स्केलर होती है। सभी मूल राशियां कैसी होती है भाई, अदिश। और मूल राशियों से, अदिश राशियों से मिलकर बनने वाली राशि भी क्या होती है, अदिश। मैंने बताया था कभी, ये बताया था, अदिश राशियों से मिलकर बनने वाली राशि भी क्या होती है, अदिश। तो ये दोनों अदिश है, तो ये भी कैसी होगी, अदिश। कैसी राशि होगी, स्केलर। कैसी होगी भाई, स्केलर। बात को सुनते चलना। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं इसके मात्रक की, यूनिट की। मात्रक, यहां से देखो, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड, ठीक है। इसका एसआई मात्रक क्या है, एसआई मात्रक कूलाम। क्या है, कूलाम। इसका स्थिर वैद्युत मात्रक, इसका स्थिर वैद्युत मात्रक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है, ईएसयू। क्या होती है भाई, इसका विद्युत चुंबकीय मात्रक, क्योंकि देखो ये विद्युत भी उत्पन्न करता है स्थिर,
और विद्युत चुंबकीय दोनों भी उत्पन्न करता है, तो विद्युत चुंबकीय मात्रक क्या होता है? ईएमयू। क्या होता है भाई? इसका सीजीएस मात्रक क्या है? स्टेट कूलाम। क्या है भाई? या फ्रैंकलिन, या फ्रैंकलिन। सबसे बड़ा मात्रक इसका फैराड नहीं, फैराडे। फैराडे तो कैपेसिटर का, फैराडे तो कैपेसिटर का होता है। फैराडे क्या होता है भाई? फैराडे। सबसे बड़ा मात्रक क्या है? फैराडे। अब सुनते रहना यहीं पर बात। सबसे पहली चीज, एक फैराडे जो होता है, अब से मुझे फैराडे की स्पेलिंग नहीं आती, लेकिन मैंने फैराडे बना दी। हाँ, एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। कितना होता है भाई? 96,500 कूलाम। दूसरी बात, एक ईएमयू बराबर होता है 10 कूलाम। कितना होता है? एक ईएमयू बराबर क्या होता है? 10 कूलाम। एक कूलाम बराबर 3 गुणा 10 की घात 9 ESU। 3 गुणा 10 की घात 9 ESU। 3 गुणा 10 की घात 9 ESU, एक कूलाम बराबर। ठीक है। और एक स्टेट कूलाम बराबर 1 ESU। मतलब ये दोनों ही क्या है? सीजीएस मात्रक है। कोई दिक्कत है किसी को? विमा, इसकी डायमेंशन M0 L0 T1 A1, T1 A1। सही बात है। अब मैं एक चीज बताऊं तुम्हें, मुझे ये बताओ, इनमें सबसे बड़ा मात्रक तो हमको पता है फैराडे है। इन मात्रकों का क्रम बता सकता है कोई मेरे को? क्रम बता सकता है क्या? अब ध्यान देना इधर, इसको मैं FAR लिख देता हूं। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम है। एक ईएमयू बराबर कितना है भाई? 10 कूलाम। एक कूलाम बराबर 3 गुणा 10 की घात 9 ESU। अब सुनते रहना बात को, मैं पूछ रहा हूं भाई ESU, कूलाम, ईएमयू और फैराडे, इनमें क्रम क्या है? ठीक है। तुम ये जानते हो कि किसी भी भौतिक राशि को Q बराबर NU से दर्शाते हैं? ये जानते हो क्या? मत भी जानो तुमको, मैं सीधा एक फॉर्मूला बता देता हूं बस। इतना क्या है कि N जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है U के। N किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? U के। साइड में लिखना चाहिए इसको। मतलब कि संख्या N क्या है यहां पर? संख्यात्मक मान। N क्या है भाई? U क्या है? मात्रक। U क्या है भाई? ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये क्या है? यूनिट है। अगर संख्यात्मक मान बड़ा हुआ तो मात्रक क्या हो गया? छोटा। ये बात समझ आ गई? संख्यात्मक मान बड़ा है तो मात्रक क्या हो गया भाई? छोटा। ये बात सबको समझ आ गई? अब ध्यान देना, 1 और 96,500 दोनों में बड़ा कौन है? संख्यात्मक मान क्या हो गया? बड़ा। तो मात्रक क्या हो गया? मतलब कूलाम क्या हो गया भाई साहब? फैराडे से छोटा हो गया। बात समझ आ गई क्या? अरे बात समझ आ गई क्या? क्योंकि उसका संख्यात्मक मान क्या है? बड़ा, तो मात्रक क्या हो जाएगा? छोटा। 1 और 10 में कौन बड़ा है? 10। संख्यात्मक मान बड़ा हो गया तो मात्रक क्या हो जाएगा? मतलब कूलाम क्या हो जाएगा? छोटा। किससे? ईएमयू से। संख्यात्मक मान बड़ा तो मात्रक छोटा। 3 गुणा 10 की घात 9 बड़ा है कि 1 बड़ा है? 3 गुणा 10 की घात 9। तो भाई साहब सीधी सी बात है, कूलाम क्या हो गया? बड़ा हो गया। किससे? ईएसयू से। यहां तक कोई दिक्कत है? अब देखो हमें एक बात पता चल गई कि कूलाम जो है, कूलाम को बीच में मान लो, ईएमयू और फैराडे तो इससे बड़े हैं और ईएसयू इससे छोटा है। सही बात है? तो मतलब पीछे के दो तो मिल गए अपन को। आगे का तुमको सबसे पहले पता ही है, मैंने बताया था फैराडे सबसे है, और नहीं तो निकाल दो। कैसे? एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम को अगर मैं ईएमयू में बदलू, किसमें बदलू भाई? एक ईएमयू में कितने कूलाम होते हैं? 10 कूलाम। 10 कूलाम में कितने ईएमयू होते हैं? 1। तो 96,500 कूलाम में कितने ईएमयू होंगे? 9,650।
संख्यात्मक मान बड़ा तो मात्रक छोटा। तो भाई साहब फैराडे किससे बड़ा हो गया? ईएमयू से भी बड़ा हो गया। तो हमारे पास सीधी से आंसर आ गया कि फैराडे सबसे बड़ा, फिर दूसरा ईएमयू, फिर कुलाम, फिर ईएसयू। तो हम यहां सीधा लिख देते हैं कि 1 फैराडे is greater than 1 EMU is greater than 1 कूलाम is greater than 1 ESU। ये बात सबको समझ आ गई क्या? अरे आ गई क्या? तो इसको ऐसे कैसे लिख लो, जो भी बसड़ तुम्हें दिख रही है सब लिख लो। क्या कह रहे हो? गर्दा उड़ा दोगे? ये मैंने बहुत दिनों बाद सुना, एक टीचर था मेरे जानकार में, वो बोलता था। कौन बोलता है अब तुम्हारे पास? ये एक मेरे जानकार टीचर थे, वो बोलते रहते थे गर्दा उड़ा देंगे। सर वो बुक का नाम बताओ प्लीज, कौन सी बुक का नाम बताओ? कोई सी ले, तेरे जो इच्छा हो। एमटीजी पब्लिकेशन लिया, एनसीईआरटी ऑन योर फिंगर टिप्स। ये मुझे ऐसा लगता है कि भाई साहब दुखी करेंगे और कुछ नहीं। एक दिन मुझे कमेंट बंद ही करवाने पड़ेंगे। पक्की बात? तीनों डाल देना, मैं तीनों भेज दूंगा आपको। और बोलो। हाँ जी, तो आज की क्लास का समय हो गया, इसको लिख लेना बस, है ना? लो मैडम आपका ये क्या कह रहा है? एम्पियर सेकंड। धारा का मात्रक एम्पियर, टाइम का मात्रक सेकंड। कल अपन पढ़ेंगे आवेश के गुणधर्म, जैसे आवेश का क्वांटीकरण, आवेश संरक्षण का नियम, ठीक है, और आवेशों में आकर्षण प्रतिकर्षण, साथ में आवेश और द्रव्यमान, आवेश और गति, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद।